हो गया चालू, चलो ठीक है। तो हेलो 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 मेरे प्रहार वालों, क्या हाल चाल। तो भैया आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आपका दिन भैया मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा गया होगा और बाबा की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो भैया जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स, अब देखते ही देखते हमारी प्रहार सीरीज का पहला जो चैप्टर था वो एंड पर आ गया और आज हमारा प्रहार सीरीज का पहले चैप्टर का भैया आखिरी लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में अपन क्या चीज कवर करेंगे सर, वो तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा। इसमें बेसिकली मैंने पोलराइजेशन को कवर करवाया है। ये लेक्चर मेरे हिसाब से 1.25 घंटे का जाएगा, 1.25 घंटे का लेक्चर होगा ये। ठीक है, ज़्यादा मैंने इसमें कोई भी मतलब बड़ा चढ़ा के मतलब कोई चीज़ नहीं बताई, वही चीज़ें बताई है जिससे जेई मेंस और जेई एडवांस में तेरे सारे के सारे सवाल बन जाए। ठीक है, तो ठीक है सर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड अब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा वेव ऑप्टिक्स का 45 मिनट का, उसमें अपन PYQ सेशन लेंगे। पूरा का पूरा वो PYQ सेशन ओरिएंटेड होगा, PYQ ओरिएंटेड सेशन होगा बिल्कुल वो। ठीक है, उसके अंदर तेरे सारे के सारे जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन उसमें सारे डिस्कस होंगे। कुछ डिस्कस मैं करूंगा, बाकी तेरे को करने के लिए दूंगा। ठीक है सर, तो भैया इसी के साथ शुरू करते हैं अपन आज का लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं भैया क्या, पोलराइजेशन, मैलस लॉ, मालूस लॉ बोलते हैं उसको, मालूस लॉ, और ब्रूस्टर एंगल के बारे में। और कुछ कुछ भैया थोड़ी सी डिफ्रैक्शन की कोई चीज रह गई थी, वो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो भैया इसी के साथ अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सर क्या पोलराइजेशन, भाई इसको लेक्चर नंबर तो चेंज कर दिया करो यार, कमाल करते हो यार। लेक्चर नंबर 6, ठीक है यार, लेक्चर नंबर 6। ठीक है सर जी, तो अब अपन अगर आगे बढ़ें, सबसे पहले मेरी बात सुन। सबसे पहले अगर मैं तेरे से कुछ टॉपिक के बारे में बोलूं कि सर फॉर एग्जांपल रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, बिल्कुल सर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई, और रेले स्कैटरिंग। ठीक है सर, बेसिकली ये जो टॉपिक्स है ये तेरे जेई मेंस से रिमूव हो चुके हैं भाई। जेई मेंस में ये नहीं है और जेई एडवांस में ये हाल ही में भैया क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा, इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, और कोई क्वेश्चन आया होगा उनको मैं देख लूंगा और उसको मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले मैं एडवांस का पेपर देखूंगा, अगर उसमें इससे कोई सवाल आया होगा तब तो भैया इनको अपन किसी लाइव क्लास में या फिर किसी रिकॉर्डेड क्लास में मैं इनका तेरे को लेक्चर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अब अगर बात करें कुछ कुछ टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन की जो डेरिवेशन है, लॉयड मिरर, और तीसरा बाय प्रिज्म इन YDSC। अब सर डिफ्रैक्शन की डेरिवेशन ये अपने वैसे तो स्कोप से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा, अगर इंपॉर्टेंट हुई तो इसका एक लेक्चर अपन दे देंगे भैया, ज्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है इसकी। दूसरा लॉयड मिरर से भैया ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बिल्कुल सही बात है, लॉयड मिरर से ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, जेई मेंस में भी नहीं और एडवांस में कभी पुराना एक टाइम में पूछा गया था, बिल्कुल सर कोई एक क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, अब बाय प्रिज्म इन YDSC मैंने अभी इसलिए नहीं कराया क्योंकि इसके अंदर रे ऑप्टिक्स का थोड़ा इस्तेमाल होगा और रे ऑप्टिक्स अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, और जब अपन ये बाय प्रिज्म में पढ़ लेंगे, ये प्रिज्म अपन पढ़ लेंगे, थिन प्रिज्म क्या होता है कि भैया रे किस प्रकार से डेविएट होती है जब वो प्रिज्म के अंदर से पास करती है, ये सारी चीजें जब अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ लेंगे तब उसके बाद मैं देखूंगा अगर ये इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं ये करवा दूंगा, नहीं तो इसको अपन जेई मेंस के बाद अपन देख लेंगे। बिल्कुल सर,
ठीक है। तो भैया इसी के साथ मेरे को बस यही बताना था कि ये टॉपिक तू सोचे कि सर ने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है भाई, अपन प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहे हैं। अभी प्रायोरिटी अपनी जेई मेंस है, तो भैया जेई मेंस के हिसाब से अपन अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो भैया इसी के साथ अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि सर हमारा जो लेक्चर जब मेन फोकस जिस पे है वो है भैया पोलराइजेशन। वो है भैया क्या? पोलराइजेशन। अब मेरी बात सुन, क्लास 12th में हमारे एक टॉपिक आता है भैया जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें हमें क्या बताया जाता है कि सर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दो तरीके के वेक्टर होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तेरे से बोलूं कि मान ले ये एक लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इस प्रकार से जा रही है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करेंगे। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वक्त का फंक्शन होती है, वो वक्त के हिसाब से चेंज होती है। इसका मतलब जब वो वक्त के हिसाब से चेंज होती है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। और वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है और वो भी वक्त का फंक्शन होती है, जिसकी वजह से वो एक नई तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देती है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई? जन्म देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि मान ले ये तेरे पास एक लाइट वेव है, फॉर एग्जांपल ये तेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है सर। ये तेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इस दिशा में जा रही है, बिल्कुल सर। मान ले ये तेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की परपेंडिकुलर हर दिशा में सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये वेव इस दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो वेक्टर होंगे वो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से सर हर दिशा में, हर परपेंडिकुलर दिशा में क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे। और उनके हर एक वेक्टर के करस्पॉन्डिंग तेरे को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल सर। तो अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि सर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ये सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको तू एक प्रकार से भैया साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं उनका भी एक सेंटर होता है, वो सेंटर होता है। तो अगर तू साइकिल के स्पोक्स को देखे, साइकिल के स्पोक्स को देखे, तो वो भी एक प्रकार से तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरह फील ले सकता है। कैसे? कि साइकिल के स्पोक्स को देख, इनफाइनाइट स्पोक्स होंगे, इनफाइनाइट स्पोक्स समझ ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को स्पोक्स की तरह समझ ले, ठीक है। और ये उसका सेंटर हो गया मान ले। तो इनफाइनाइट स्पोक्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो तू कहेगा कि सर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएं तो किस प्रकार से दिखाएंगे? तो मैंने बोला कि मान ले मैंने यहां पर एक इस प्रकार का प्लेन पकड़ लिया, कुछ ऐसे, बिल्कुल सर। मैंने यहां पे इस प्रकार का एक प्लेन पकड़ लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। और अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर दिखाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाऊंगा सर, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर मैं तेरे को इसको थोड़ा सा, मैं एक बार डायग्राम बना ही दूं मैं। अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं, ठीक है सर। तो मैंने यहां पे ये डायग्राम बना दिया भैया वक्त बचाने के लिए। तो मैंने बोला कि मान ले ये तेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, बिल्कुल सर। तो यहां पे मैंने ये जो सारे के सारे मैंने ये एरोज दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इस वेव प्रोपगेशन की हर परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, 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 ऐसे हर परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे होंगे। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया और मैंने इसको बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो हर दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो वेक्टर है वो हर परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो भैया इसी को मैंने बोल दिया अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर है वो हर परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर है वो हर परपेंडिकुलर दिशा में क्या कर रहे हैं मेरे भाई? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पे देख सकता है जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें जैसे वो स्पोक्स लगे होते, तान लगी हुई होती है, वो इस प्रकार से उनको यही समझ सकता है कि सर ये साइकिल के स्पोक्स ही है जिसमें इनफाइनाइट स्पोक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इनफाइनाइट क्या लगे हुए मेरे भाई? स्पोक्स लगे हुए हैं। क्या? एक सेकेंड यार, ठीक है यार।
तो अपन अगर आगे बढ़े तो भैया मैं अगर ऐसा बोलूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है वो हर परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं, किसकी परपेंडिकुलर दिशा में, वेव प्रोपगेशन की। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या इस ऐसी लाइट को जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर है वो लाइट प्रोपगेशन या वेव प्रोपगेशन की हर परपेंडिकुलर दिशा में क्या कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो, तो इसी को मैंने बोल दिया अनपोलराइज्ड लाइट। और तो अनपोलराइज्ड लाइट की ये पढ़ सकता है, फॉर एन अनपोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है सर। तो अब सर इससे करना क्या है, तो मैंने बोला कि मान ले कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले ली कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, ये यहां से यहां जा रही है। ठीक है, तो इसमें सर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे जो इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, हर दिशा में क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं इन सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को अगर एक पर्टिकुलर दिशा में वाइब्रेट होने के लिए मजबूर कर दूं, अगर मैं इन सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर दिशा में वाइब्रेट होने के लिए मजबूर कर दूं, तो इसी प्रोसेस को मैंने बोल दिया कि हमने इस लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज्ड कर दिया। और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कि हमने पोलराइजेशन कर दिया। बिल्कुल सर, हमने पोलराइजेशन कर दिया। तो अगर अपन आगे बढ़ें तो भैया मैंने इसकी डेफिनेशन पहले से लिख ली है कि सर restriction of the vibration of the electric field vector in a particular direction, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर दिशा में वाइब्रेट होने के लिए मजबूर कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा और कब कैसे कि वो भी होनी चाहिए, और वो दिशा कौन सी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो उसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए मैं अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर सकता हूं, उसी को मैंने बोल दिया क्या, पोलराइजर। उसी को मैंने क्या बोल दिया, पोलराइजर। इधर तो डायग्राम में देख सकता है कि मैंने यहां पर एक लाइट ली, मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली जिसके अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं जो कि हर परपेंडिकुलर दिशा में क्या कर रहे हैं सर, वाइब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुन, मैं अगर तेरे को आगे समझाऊं इस प्रकार से, मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, मैंने यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले ली। बिल्कुल सर। इसके अंदर इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होंगे कुछ इस प्रकार से सर, बिल्कुल कुछ इस प्रकार से होंगे। ऐसे भी होगा, 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 ऐसे भी होगा। मतलब हर परपेंडिकुलर दिशा में क्या होंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो ये तेरी क्या हो गई सर, ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट। तो सर अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर अगर अब हमें आपस में इस चीज को समझना है, आपस में हमें कम्युनिकेट करना है इस चीज को, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि भैया, मैंने ऐसा बोला कि भैया ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे होंगे और ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे होंगे। मतलब हर परपेंडिकुलर दिशा में क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब अगर हमें समझना है, आपस में हमें कम्युनिकेट करना है इस चीज को, तो अपन कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि मान ले मैं एक तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर जो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं अगर उनको देखूं, सर ये तो अपनी परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर होंगे ना जो कि इस वाली दिशा के साथ और इस वाली दिशा के साथ किसी एंगल पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कुछ ऐसा भी तो होगा ना जो ऐसे किसी एंगल पे वाइब्रेट कर रहा होगा, इसके साथ, फॉर एग्जांपल थीटा एंगल के साथ। बिल्कुल। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर को एक तो इसकी दिशा में तोड़ लूं, ठीक है, और एक उसकी अंदर वाली दिशा में तोड़ लूं इस प्रकार से। मतलब ये मान ले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर था, मैंने क्या किया, एक इसका कंपोनेंट ले लिया इस प्रकार से और एक इसका कंपोनेंट ले लिया इस प्रकार से। तो इसका मतलब अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर था, अब एक तो ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया। तो इसका मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है
इनके अलावा और इनके अलावा क्या मैं उनको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल सर। तो लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक, अब जो भी पहले लाइट तो पहले वाली ही है, लेकिन हमने जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है, हमने उनको क्या कर लिया मेरे भाई, एक पर्टिकुलर दिशा में तोड़ लिया। तो अब मैं इस लाइट को कुछ इस प्रकार से क्या करूंगा मेरे दोस्त, रिप्रेजेंट करूंगा इस प्रकार से। इधर देख, मतलब ऐसे 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 ऐसे, कि भैया एक तो इस दिशा में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है सर, और दूसरा सर एक ऐसा वाला भी तो लिया था ना, तो ऐसा वाला कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा मैं, इसको मैं इस प्रकार से दिखा देता हूं। मान ले ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल सर। तो ये जो पिंक वाले हैं ये कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर को, और ये जो ब्लू वाले हैं ये वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हमने सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को इस दिशा में और इस दिशा में तोड़ लिया। बिल्कुल सर। अब मैंने बोला कि भैया मैंने इसके रास्ते में लगा दिया एक इस प्रकार से, मैंने इसके रास्ते में इस प्रकार से लगा दिया एक पोलराइजर। नाम से ही पता चल रहा है पोलराइजर मतलब सर जो लाइट को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को मजबूर कर देगा कि वो एक पर्टिकुलर दिशा में क्या करें, ऑसिलेट करें या वाइब्रेट करें। तो इसका मतलब सर अब अगर मैं इसमें कलर फिल करूं तो इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक तरफ पोलराइजर हो गया, और मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले इसकी एक्सिस ये वाली है, इसकी भी कोई ना कोई एक्सिस होगी, तो मैंने बोला कि मान ले इसकी एक्सिस ये वाली है, इसकी एक्सिस ये वाली है, बिल्कुल सर, इसकी एक्सिस ये वाली है। तो मैंने बोला कि भैया मान ले, मैंने बोला कि मान ले मैंने यहां पर मैंने यहां पे इसकी एक्सिस बना दी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब मेरी बात सुन, अब होगा क्या कि इस पोलराइजर के इसको अपन पोलरॉइड भी बोलते हैं, या फिर इसको एक डब्बा मान ले, कि इस डब्बे की एक्सिस के पैरेलल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर होंगे ये उनको तो पास कर देगा, और जो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में वाइब्रेट कर रहे होंगे या ऑसिलेट कर रहे होंगे उनको ये क्या कर देगा मेरे भाई, रोक देगा। मेरा मतलब ये हुआ कि मान ले कि अगर यहां पे जो इंटेंसिटी है वो I0 है, मान ले जो टोटल इंटेंसिटी है वो I0 है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि तूने पोलराइजर को ऐसे रखा और जिसकी एक्सिस क्या है मेरे भाई, ऐसी है। तो इसका मतलब इसकी एक्सिस के पैरेलल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे ये उन सबको तो अपने अंदर से क्या कर देगा मेरे भाई, पास कर देगा। मतलब कुछ इस प्रकार से अगर तू बनाने जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, कैसे ऐसे 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 ऐसे, क्यों सर यही वाले, क्यों कि मैंने बोला ना भाई कि इसकी एक्सिस ये है और इसकी एक्सिस के पैरेलल वाले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे ये उन सबको अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर देगा। और ये वाले जो भी वेक्टर होंगे, अब इधर देख, इन वालों को सभी को तो इसने पास कर दिया, लेकिन अब जो ये वाले हैं, ये वाले, इनको इसने क्या कर दिया मेरे भाई, रोक दिया। इनको इसने क्या कर दिया मेरे दोस्त, रोक दिया। मतलब अब केवल और केवल, मतलब पहले टोटल इंटेंसिटी क्या थी सर, I0 थी, मतलब बराबर बराबर इंटेंसिटी बटी हुई थी। इसका मतलब, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से हमने लाइट को क्रॉस करवाया, हमने क्या देखा, केवल और केवल ये वाले वेक्टर हमारे पास बचे। इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, आधी हो जाएगी। क्यों, केवल आधे ही वेक्टर तो बचे, आधे तो इसने खत्म कर दिए, आधे तो इसने खत्म कर दिए। इसका मतलब तेरे पास इंटेंसिटी बची कितनी सर, आधी इंटेंसिटी बची। इसका मतलब यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी सर, I0/2। यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी सर, I0/2। इसीलिए बोलते हैं कि व्हेनेवर एन अनपोलराइज्ड लाइट passes through a polarizer then the intensity becomes half, then the intensity becomes half। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये जो लाइट है वो क्या हो गई है, पोलराइज्ड हो गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो लाइट है वो पोलराइज्ड हो गई। तो मैंने बोला कि भैया मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने यहां पर एक और इस प्रकार का डब्बा लगा दिया। बिल्कुल सर, मैंने यहां पर इस प्रकार का डब्बा एक और लगा दिया, ठीक है। तो मैंने यहां पर जैसे इस प्रकार का डब्बा एक और लगा दिया जिसकी एक्सिस भी सेम ऐसी ही थी, जिसकी एक्सिस क्या थी सर, सेम ऐसी ही थी,
कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इसकी एक्सिस थी, कि मतलब इसकी एक्सिस के पैरेलल वाले जो भी वेक्टर होंगे वो उनको जाने देगा। तो तू यहां पे खड़ा हो गया, मान ले तू यहां पे खड़ा हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसकी एक्सिस के पैरेलल ये सारे के सारे वेक्टर आ रहे हैं, तो भैया तेरे को सेम जो भी यहां पे होगी वही तेरे को यहां पर देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ऐसे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, कुछ इस प्रकार से। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो सारे के सारे वेक्टर है वो इसकी एक्सिस के ही पैरेलल हैं, तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी यहां पर होगी वही तेरे को सेम टू सेम वापस यहीं पे देखने को मिल जाएगी। ये सारे उन वेक्टर्स को जो इसके एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको अपने अंदर से पास क्या कर देगा, एज इट इज पास कर देगा, जैसे थे वैसे का वैसा ही बाहर फेंक देगा। इसका मतलब यहां पर तेरे को इंटेंसिटी क्या देखने को मिल जाएगी मेरे दोस्त, सर उतनी ही जितनी यहां पर थी। अब यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका फॉर्मूला या फिर उसको उसका तरीका हमको बताया किसने, मालूस ने, या लॉ जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मालूस। उसने बताया कि भैया हमारा तरीका लगाओ और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी, हमारा तरीका लगाकर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल जाएगी। इसको मैं तेरे को एक और तरीके से अगर समझाऊं तो ये एक और तरीके से कुछ इस प्रकार से, मान ले यहां पर तूने एक डिस्क पकड़ ली, ठीक है, यहां पर तूने एक डिस्क पकड़ ली या फिर मान ले कोई थाली पकड़ ली यहां पे, और उस थाली में तूने इस प्रकार से एक गैप बना दिया, एक रेक्टेंगुलर गैप बना दिया इतना सा, ठीक है, ये एक गैप बना दिया तूने, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि तूने यहां से एक रस्सी को पास करवा दिया कुछ इस प्रकार से, यहां पर तूने एक रस्सी को पास करवा दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि तूने इस रस्सी में कुछ इस प्रकार से झटका दिया, कुछ इस प्रकार से, मतलब ऐसा एक ऐसी पल्स जनरेट कर दी, तो क्या होगा कि ये जो पल्स है इस दरवाजे से सेम एज इट इज बाहर निकल जाएगी, ये जो पल्स होगी वो इस दरवाजे से सेम एज इट इज बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये दरवाजा भी ऐसा है और आपने इस दरवाजे इस एक्सिस के पैरेलल ही आपने पल्स जनरेट कर दी, तो ये उस सारी की सारी पल्स को या सारी की सारी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल सर, यही तो बात होगी। इसका मतलब यहां पर ये सारी की सारी इस एनर्जी को क्या कर देगा सर, आगे ट्रांसफर कर देगा इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर देगा। बात आ रही है समझ में? मतलब ये सारी की सारी एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। लेकिन कब? जब तूने जो एनर्जी भेजी है या फिर जो इंटेंसिटी भेजी है वो क्या है, सारी की सारी इस वाली एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। लेकिन अब वहीं पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस बार तूने फिर से वही थाली या डिस्क पकड़ ली और तूने यहां पर इस प्रकार की एक ओपनिंग दे दी, बिल्कुल सर, इस प्रकार की ओपनिंग दे दी, और तूने वही रस्सी रखी है यहां पे, वही वाली रस्सी रखी है, और मैंने बोला कि इस बार तूने जो पल्स है वो इस प्रकार से जनरेट की है, इस प्रकार से, ठीक है सर, इस प्रकार से जनरेट की है। तो इसका मतलब इस बार जो एक्सिस और इस पल्स में क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? जो भी ये वेव का जो वेक्टर है, जो वाइब्रेशंस है, वो इस बार इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये सारी की सारी इस वाली एनर्जी को क्या कर देगा, यहीं पे ब्लॉक कर देगा, यहीं पे रोक देगा। और जब तू देखेगा ये सारी की सारी यहां से क्या नहीं हो पाएगी मेरे भाई, ये सारी की सारी यहां से क्या हो गया, छोड़, जैसे ये यहां पे पहुंचेगी ये यहां से क्या हो जाएगी मेरे भाई, ब्लॉक हो जाएगी और आगे नहीं जा पाएगी, और तेरे को यहां पे क्या देखने को मिलेगी, इंटेंसिटी 0 देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, मेरे को यहां पे इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी, 0 देखने को मिलेगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैंने यहां पे तेरे को समझाया कि मान ले यहां पर पहले देख कि तेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर थे वो हर दिशा में क्या कर रहे थे सर, वाइब्रेट कर रहे थे। तूने क्या किया, इस वाली दिशा और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस वाली दिशा और ऐसी वाली दिशा, मतलब सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को
इस वाली दिशा में और इस वाली दिशा में क्या कर दिया मेरे भाई, तोड़ दिया कुछ इस प्रकार से। एक तो ऐसे, और ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया मतलब ऐसे वाले, मतलब ये जो ब्लू कलर वाले हैं ऐसे हैं और जो पिंक कलर वाले हैं ऐसे हैं। अब मैंने बोला कि तूने इसको एक पोलराइजर से क्या कराया मेरे भाई, पास कराया। तो अगर पोलराइजर है तो इसका मतलब सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इस लाइट को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। और इस प्रकार से पोलराइज करेगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर इस एक्सिस के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये उन सबको क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, यानी कि उन सबको अलाउ करेगा कि अपने अंदर से पास हो सके। और बाकी जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर होंगे ये उनको यहीं पे रोक देगा या ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब सर ये वाले वेक्टर इसकी एक्सिस के पैरेलल हैं, इसका मतलब यहां पर वही वाले वेक्टर आ गए। ठीक है सर, अब मैंने बोला था कि जब भी कभी अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइजर से पास होती है तो इंटेंसिटी क्या होती है सर, आधी हो जाती है। तो मैंने तेरे को बोला कि यहां पे जो टोटल इंटेंसिटी थी अनपोलराइज्ड लाइट की सर वो आई नॉट थी। जब तूने पोलराइजर से पास कराया वो कितनी हो गई सर, आई नॉट बाई 2। लेकिन अब तुझे यहां पे कैसे पता चलेगा कि यहां पे जो इंटेंसिटी है, यहां पे तेरे को कैसे पता चलेगा कि जो लाइट है सर वो पोलराइज्ड हो गई है। अब तेरे को कैसे पता चलेगा, तो तूने बोला कि सर मैंने यहां पर फिर से एक पोलराइजर लगा दिया, लेकिन इस बार ये इस लाइट को क्या कर रहा है, ये एनालाइज करके दे रहा है हमें कि ये जो लाइट है वो पोलराइज हुई कि नहीं हुई। इसीलिए हमने इसको यहां पे क्या नाम दे दिया, एनालाइजर। बेसिकली है तो दोनों ही पोलराइजर, लेकिन ये तो एक क्या कर रहा है, अनपोलराइज को पोलराइज कर रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको क्या बोल दिया, पोलराइजर। और इसको अपन पोलरॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये हमें एनालाइज करके बता रहा है कि हाँ भैया जो लाइट आपको देखने को मिल रही है वो पोलराइज्ड है या नहीं है। ठीक है सर, अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं, सेम केस में यहां पे लूं कि मैंने यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से भेजा जिसकी इंटेंसिटी शुरू में आई नॉट थी, तेरे को पता है, फिर उसके बाद पोलराइजर से पास होने के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई 2 रह जाएगी। बिल्कुल सर, इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, जो पोलराइजर है दूसरा पोलराइजर मैंने इसको ऐसे रख दिया, लिटा दिया उसको मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब सर इस बार जो इसकी एक्सिस होगी वो ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल सर, इस बार जो इसकी एक्सिस होगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर और इसकी एक्सिस के बीच में या फिर वाइब्रेशंस और इसकी एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया सर, 90 डिग्री हो गया। तो इसने क्या किया भैया, उन सारी की सारी वाइब्रेशंस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। और तेरे को यहां पर इंटेंसिटी क्या देखने को मिल गई, तेरे को यहां पर इंटेंसिटी देखने को मिल गई 0, या फिर तेरे को यहां पे क्या देखने को मिला, अंधेरा। बात आ रही है समझ में। और अब अपन वो भी पढ़ेंगे कि अगर मैं इसको किसी एंगल पे कर दूं, अगर मैं इसको किसी एंगल पे कर दूं, कुछ इस प्रकार से किसी एंगल पे कर दूं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो भैया इसका तरीका हमको बताया मालूस ने कहा कि भैया हमारा तरीका लगाओ और क्या कर लो, इंटेंसिटी उस जगह पे आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो अब सर मालूस लॉ क्या होता है, मालूस लॉ क्या कहता है सर, मालूस लॉ कहता है व्हेन अ परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट, परफेक्टली, यहां पे देख उसने कहा है कि परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए, जो लाइट होनी चाहिए वो परफेक्टली पोलराइज्ड होनी चाहिए, यहां पे पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए। व्हेन अ पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ एनालाइजर, कि जब भी कभी एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट को हम एक एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाते हैं, देन द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट रे, कि जो रेज उससे पास हो रही है, जो रेज उससे निकल रही है, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैसे वेरी करेंगी सर, वो वेरी करेंगी एज अ स्क्वायर ऑफ कोसाइन, कि सर उनके कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी ऑफ द किसके एंगल के, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड द पोलराइजर। भाई अंग्रेजी है, भाड़ में जाए। अब तो सिंपल भाषा में समझ कैसे, कि उसने कहा कि जब भी कभी एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट को, जब भी कभी आप एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट को किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाते हो, तो वो जो उसकी जो हमें इंटेंसिटी देखने को मिलती है वो वेरी करती है किसके हिसाब से सर, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ कौन से एंगल के सर, एंगल बिटवीन द, कि सर एक्सिस और वाइब्रेशंस के बीच का जो एंगल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर और जो
एक्सिस ऑफ एनालाइजर, उनके बीच का जो एंगल होगा उसके हिसाब से वेरी करती है। कि मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान ले कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर कुछ इस प्रकार है और मैंने एनालाइजर को ऐसे टिल्ट कर दिया। बिल्कुल सर, पहले ऐसे था, मान ले ये वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है इसकी एक्सिस की पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाली एक्सिस यही हो जाएगी। और मैंने क्या किया, मैंने इस एनालाइजर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इसका मतलब इस वाले जो एनालाइजर की जो एक्सिस होगी, जो इस एनालाइजर की एक्सिस होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने बोल दिया कि भैया इस वाले पोलराइजर और इस वाले पोलराइजर की एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वही यहां पे थीटा होगा। मतलब इस वाले पोलराइजर, पहले पोलराइजर और दूसरे पोलराइजर की एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वही यहां पे थीटा होगा। तो उसने बोला कि जो आपको इंटेंसिटी यहां पर देखने को मिलेगी यहां पर, वो क्या होगी, वो होगी। अब सर यहां पे ये वाली कौन सी इंटेंसिटी है? भाई ये वाली इंटेंसिटी वो है जो एनालाइजर को मिली है। ये वाली इंटेंसिटी वो है जो एनालाइजर को मिली है, मतलब जो एनालाइजर पर इंसिडेंट हुई है वो वाली इंटेंसिटी है यहां पर। अब कई बच्चे क्या करते हैं भैया, हड़बड़ाहट में ये वाली इंटेंसिटी यहां पर लिख देते हैं I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। और बच्चे ही क्यों भैया, ये कई सारे टेक्स्ट बुक्स में भी यही सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, जो कि भैया मैं उसको एक बार, मैं तो अपने हिसाब से गलत मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर मेंशन करके देना चाहिए कि यहां पे कौन सी इंटेंसिटी है। भैया यहां पे वो वाली इंटेंसिटी है जो इस एनालाइजर पर क्या हुई है मेरे दोस्त, इंसिडेंट हुई है। जो इस एनालाइजर पर क्या हुई है मेरे भाई, इंसिडेंट हुई है। बात आ रही है समझ में? कि सर मालूस लोग ने कहा कि जब भी कभी एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर पर इंसिडेंट होती है तो सर उसकी जो इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं I डैश बराबर I। ये कौन सी इंटेंसिटी होगी, एनर्जी या फिर इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। इस पे अभी अपन क्वेश्चन भी करेंगे, तब सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो भैया तू बस इतना याद रख कि सर I डैश बराबर I इंसिडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, I इंसिडेंट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अब इस पे अगर मैं तेरे को एक क्वेश्चन दिखाऊं तो भैया क्वेश्चन मैंने पहले से ही तेरे को लिख रखा है यहां पे, इधर देख इधर देख इधर देख। ठीक है सर, ठीक है। अब इधर देख, मैंने बोला कि भैया ये तो है पोलराइजर जो पोलराइज करेगा, और सर ये है एनालाइजर। आज की वीडियो भैया ये भी देखेंगे कि भैया जेई मेंस में इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जेई एडवांस में भी इस पे क्वेश्चन आया था भैया, 2024 में ही आया था शायद। ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। तो अब मेरी बात सुन, मैंने बोला कि भैया मान लीजिए तेरे पास एक पोलराइजर है और मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी जिसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है उनको मैंने इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर रखा है मेरे भाई, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। मैंने जब बोला कि भैया ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है शुरू में इसकी इंटेंसिटी कितनी है, सर शुरू में इसकी इंटेंसिटी है I0, मतलब ये शुरू वाली इंटेंसिटी है। ठीक है, तो जब मैंने इसको इस प्रकार से पास करवाया इससे, तो सर इसकी जो एक्सिस है वो ये वाली है, इसकी इस पोलराइजर की जो एक्सिस है वो ये वाली है। इसका मतलब ये जो पोलराइजर है ये केवल और केवल उन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को अलाउ करेगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेशन कर रहे हैं या वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये केवल और केवल ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को आगे भेजेगा। तो इसका मतलब सर जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पर पहुंचे तो इनकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। जब भी कभी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास करती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है आधी हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो इंटेंसिटी है मैंने बोल दिया अब इस एनालाइजर पर गिरी, लेकिन इस एनालाइजर को गौर से देख कि सर इसकी जो एक्सिस है वो ये वाली होगी, इसकी जो एक्सिस है वो ये वाली होगी, और सर इस वाले पोलराइजर की जो एक्सिस है, इस वाले पोलराइजर की जो एक्सिस है वो है सर ये वाली। बिल्कुल सर, वो है सर ये। मैंने बोल दिया कि मैंने इस वाले एनालाइजर को इस वाली एक्सिस से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया।
तो इसका मतलब अब यहां पर तेरे को कितनी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो हमें बताया लॉ ऑफ मालूस ने। मालूस ने क्या कहा कि सर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मान लो आई डैश है, वो आपको कैसे देखने को मिलेगी सर, इस पे इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी, सर इस पे इंटेंसिटी कौन सी वाली गिर रही है सर, ये आई नॉट बाई टू वाली, तो इसका मतलब सर आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सर कॉस स्क्वायर थीटा। सर अब थीटा कौन सा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द एक्सिस, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बोथ द पोलराइजर, कि भैया दोनों पोलराइजर के एक्सिस के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पे थीटा बराबर क्या हो गया सर, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब यहां पे ये क्या निकल के आया सर, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब आई नॉट बाई टू, और ये क्या हो गया कॉस 60 होता है सर 1 बाई टू, और ये इसका स्क्वायर यानी कि आई नॉट बाई 8। बिल्कुल सर, क्या देखने को मिली आई नॉट बाई 8। तो इसका मतलब सर हमने भेजी कितनी आई नॉट, हमें वहां पर देखने को कितनी मिल रही है आई नॉट बाई 8। तो भैया इसी प्रकार का क्वेश्चन मतलब तेरे से रेशियो पूछ लेगा कि सर मेरे को आप आई डैश अपॉन में आई नॉट का रेशियो बता, ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गई चीजें। तो भैया अब अगर अपन आगे चले कि सर यहां पे हमें इंटेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी, जब आप इसको किसी एंगल पे रोटेट कर दोगे, किसी दूसरे एंगल पे आप इसको रख दोगे, तो हमें इंटेंसिटी यहां पे किस प्रकार से देखने को मिलेगी वो हमें कैसे पता चलेगा। तो भैया उसका हमें तरीका बताया किसने, लॉ ऑफ मालूस ने। तो सर अब लॉ ऑफ मालूस होता क्या है, उसको मैंने भैया पहले से ही यहां पे लिख के रखा है भैया टाइम बचाने के लिए, कि सर मालूस लॉ के मुताबिक व्हेन अ परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट, सबसे पहले यह कंडीशन याद रखना कि मालूस लॉ क्या कहता है कि जब एक परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट किसी एनालाइजर पे क्या होती है मेरे भाई, इंसिडेंट होती है, तो भैया जो आपको फाइनल इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट, जो अब उस एनालाइजर से जो रोशनी निकल रही है उसकी इंटेंसिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो किस प्रकार से वेरी करेगी, वो वेरी करेगी स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बोथ द पोलराइजर। कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान ले यहां पे दो पोलराइजर मैंने रखे हुए हैं, एक की एक्सिस कुछ इस प्रकार है और दूसरे की एक्सिस कुछ इस प्रकार है, ठीक है सर। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस वाले पोलराइजर नंबर 1 पोलराइजर पे मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट कराया, जिसको मैंने पहले से ही जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस दिशा में और इस दिशा में क्या कर दिया, सबको तोड़ दिया, ठीक है सर। और मैंने बोला कि शुरू में इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी सर, आई नॉट, मैंने इसको इस पे इंसिडेंट कराया। तो तेरे को पता है कि जब भी कभी किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी मैं पोलराइजर से पास कराऊंगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, सर आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, बिल्कुल सर आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो अब मैंने बोला कि भैया अगर मैं इसको ऐसा बोलता कि मान ले कि इसकी जो एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार, अगर मैं इसको भी ऐसे रख देता तब तो सर दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको इस प्रकार से रोटेट कर दिया इसकी एक्सिस से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मतलब इसकी एक्सिस तो ऐसे ही थी, लेकिन मैंने इसको कुछ इस प्रकार से रोटेट कर दिया कि अब इसकी जो एक्सिस होगी वो ये वाली होगी, मतलब मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट रेज, कि एनालाइजर से पास होने के बाद, किसी परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट के एनालाइजर से पास होने के बाद उन रेज की जो आपको इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो किस प्रकार से वेरी करेगी, वो वेरी करेगी स्क्वायर ऑफ कोसाइन। अब कौन से एंगल के कोसाइन के सर, उन दोनों पोलराइजर की एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा। बात आई समझ में, मतलब ये ऐसा कहता है कि सर ये अब मैं लिखता हूं आई बराबर वो वाली इंटेंसिटी है जो तेरे को देखने को मिलेगी। अब यहां पर ये मैं बाद में बताऊंगा कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बोथ द पोलराइजर, कि सर दोनों पोलराइजर के बीच, दोनों पोलराइजर के एक्सिस के बीच का एंगल होगा ये, ठीक है। और उसके कॉस के स्क्वायर उसके कॉस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। अब सर आपने ये वाला स्पेस खाली क्यों छोड़ा, अब मेरी बात सुन। अब मैं इस पे ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भैया कई सारे टेक्स्ट बुक्स में भी यहां पर क्या लिख दिया जाता है सर, आई नॉट लिख दिया जाता है, जबकि यहां पे ये आई नॉट नहीं होना चाहिए।
आई नॉट नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात सुन, यहां पे बेसिकली कौन सी इंटेंसिटी लिखी जाती है सर? यहां पे जो इंटेंसिटी लिखी जाती है वो वाली इंटेंसिटी आती है यहां पर, इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंटेंसिटी, एक सेकेंड फोन आ रहा है। ठीक है भैया, वो भैया फोन आ गया था। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि सर यहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो वाली इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी दैट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। क्योंकि भाई ध्यान से सोच, मालूस लॉ के मुताबिक उसने कहा कि वेन एवर अ परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट, सबसे पहले उसने कंडीशन ही दे दी कि यहां पर जो लाइट होनी चाहिए वो कैसी लाइट होनी चाहिए? परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए। देख, परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट, यहां पे परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए पहले से ही। इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, किसी एनालाइजर पर इंसिडेंट करवाओगे, देन द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट रेज वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। भाई बाकी तो अंग्रेजी है, लेकिन मेरी बात सुन, मालूस लॉ के मुताबिक भैया यहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो वाली इंटेंसिटी होती है जो एनालाइजर को मिल रही होती है। और यहां पर इधर गौर से देख, एनालाइजर को कौन सी इंटेंसिटी मिल रही है? I0/2 वाली इंटेंसिटी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यहां पर तेरे को क्या लिखना चाहिए सर? I0/2। तो अगर इसको मैं सिंपल बोलूं तो ये क्या होगा? सिंपल ये होगा I incident cos square theta, where I incident is intensity incident on analyzer। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? अब इसी भैया इसी पॉइंट पे तुम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है वो जेई मेंस वाला या फिर जेई एडवांस वाला भी। ठीक है, अब अगर मैं तेरे को इसको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इस पे मैं तेरे को क्वेश्चन दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से, मैंने पहले से लिख के रख लिया था। मान ले, या फिर इसको मैं फिर से करवाता हूं, चल कोई बात नहीं, कि भैया मान ले मैंने यहां पर दो पोलरॉइड्स बनाए कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर, मैंने यहां पर दो पोलरॉइड्स बनाए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और मैंने यहां पर इस प्रकार से इसको मिलाया। ठीक है सर, और मैंने बोला कि मैंने यहां पर एक अनपोलराइज्ड लाइट, मैंने यहां पर एक अनपोलराइज्ड लाइट को भेजा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को मैंने इस प्रकार से क्या कर दिया मेरे भाई? कर दिया सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को इस प्रकार से। मतलब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही थी, मैंने ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को इस दिशा में और इस वाली दिशा में क्या कर दिया? मैंने सबको तोड़ दिया, और दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इस प्रकार से दिखा दिया, दूसरे वेक्टर को, मतलब जो ये वाले थे, मतलब इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब मैंने बोला कि भैया मैंने इसकी एक्सिस को बनाया, मैंने इसकी एक्सिस को बनाया इस प्रकार से और इस प्रकार से सर। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने बोला कि भैया ये तो है पोलरॉइड, ये तो है पोलरॉइड। ठीक है भैया, ये तो है पोलरॉइड। ये क्या करेगा? ये केवल उन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स को अलाउ करेगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होंगे। सर इसकी एक्सिस कौन सी होगी? मैंने बोला सर ये वाली होगी। ठीक है, तो ये कौन से वाले को अलाउ करेगा? जो ये वाले होंगे। तो इसका मतलब यहां पर तेरे को कौन सा देखने को मिलेगा? यहां पर तेरे को ये वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर तुझे ये वाले देखने को मिलेंगे।
ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया यहां पर जो इंटेंसिटी थी वो आई नॉट थी, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी सर, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। इतना हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी भी जब भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड से पास करती है उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया मान ले मैंने इस वाले पोलराइजर को जो पहले ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको भैया थोड़ा सा घुमा दिया कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से घुमा दिया। मतलब पहले जो इसकी एक्सिस थी वो कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। पहले ये इसकी एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ था, मतलब अब मैंने इसको घुमा दिया और मैंने बोला कि मैंने इसको 60 डिग्री से घुमा दिया, कुछ इस प्रकार से 60 डिग्री से घुमा दिया। तो अब मेरे को बता दो यहां पर आपको जो इंटेंसिटी होगी आई डैश वो कितनी देखने को मिलेगी। तो तू बोलेगा कि सर यहां पर इंटेंसिटी का पता लगाने के लिए हमें लॉ ऑफ मालूस पता है, तो लॉ ऑफ मालूस के हिसाब से सर आई डैश बराबर आई इंसिडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, ये है बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर आई डैश बराबर क्या होगा, आई डैश बराबर क्या होगा, इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी कौन सी है सर, ये वाली इंटेंसिटी इसके ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब सर आई नॉट बाय 2, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होता था सर, दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल। तो सर यहां पे दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, मैंने बोला साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना है मेरे भाई 60 डिग्री। तो सर जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो आई डैश बराबर क्या आ जाएगा, आई डैश बराबर आ जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60, और कॉस 60 होता है मेरे भाई 1/2 इस और इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब आई नॉट बाई 2 इंटू में 1/4, दैट इज आई नॉट बाई 8, दैट इज आई नॉट बाई 8। तो इसका मतलब तेरे को यहां पर कितनी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी सर, तेरे को यहां पे इंटेंसिटी देखने को मिलेगी आई नॉट बाई 8। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। अब यहां पर सवाल कैसे पूछ लेगा, तेरे से पूछ लेगा कि भैया बता दो व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई डैश अपॉन आई नॉट। तो वो क्या बोलेगा, सीधा सा बोल सर आई डैश बराबर आई नॉट बाई 8 अपॉन में आई नॉट, आई नॉट आई नॉट कैंसिल हो गया, आई नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है सर। और यहां से क्या निकल के आया 1/8, रेशियो वाला सवाल पूछ लेगा। दूसरा कैसे पूछ लेगा, दूसरा तेरे से पूछ लेगा कि भैया बता दो कि कितना मतलब इनिशियल इंटेंसिटी की कितनी % इंटेंसिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, इनिशियल इंटेंसिटी की कितनी % इंटेंसिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, क्या वो बता देगा, बिल्कुल सर बता देंगे। तो इसका मतलब भैया तेरे से यहां पे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी एक सवाल और देख, एक सवाल और देख, अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं इसी सवाल में अगर मैं पीछे वाली स्लाइड को कॉपी करूं तो भैया मान ले ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं इस सबको मैं इरेज कर दूं एक बार के लिए, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने इसको इस प्रकार से कर दिया, अब इस प्रकार से रख दिया, ठीक है सर, मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया। तो अब मेरे को यहां पर कितनी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, तो तू बोलेगा सर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से हम लॉ ऑफ मालूस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल देख लूंगा। सर इसकी एक्सिस ये वाली है, मैंने इसको एक बार यहां पे बना ली, और सर इस वाले की एक्सिस ऐसे जा रही है, तो सर यहां पे दोनों की एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना है सर 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया सर 90 डिग्री। इसका मतलब अब मैं यहां पर इंटेंसिटी लिखने जाऊंगा तो आई डैश बराबर आई इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई इंसिडेंट इंटू कॉस स्क्वायर 90,
कॉस स्क्वायर 90, और सर कॉस 90 खुद में क्या होता है, 0। इसका मतलब यहां पे तेरे को नेट इंटेंसिटी कितनी दिखाई देगी, 0। इसका मतलब तेरे को यहां पे क्या देखने को मिलेगा, अंधेरा देखने को मिलेगा। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो कितनी देखने को मिलेगी भाई, ये 0 देखने को मिलेगी। फाइनल इंटेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी दोस्त, 0 देखने को मिलेगी। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, तो अब आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है भैया, तो आगे बढ़े भैया। मैंने एक यहां पे क्वेश्चन लिखा है, इसी से मिलता जुलता वह क्वेश्चन भैया जेई में आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि सर इफ 3 पोलराइजर्स आर प्लेस्ड सच दैट द एंगल बिटवीन, पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ा कर कि सर इफ 3 पोलराइजर, सबसे पहले सर यहां पे 3 पोलराइजर्स दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसने क्या बोला कि सर आर प्लेस्ड सच दैट द एंगल बिटवीन देयर एक्सिस, कि सर उनकी जो एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है फ्रॉम ईच प्रीवियस वन, कि सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर पोलराइजर की जो एक्सिस है वो कितने एंगल पर बनती जा रही है, पहले वाले से 30 डिग्री पे बनती जा रही है, 30 डिग्री पे टिल्ट होती जा रही है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर पहला पोलराइजर ऐसे है, जैसे ही तो दूसरे पोलराइजर पे पहुंचा उसकी जो एक्सिस होगी वो उसके जस्ट पीछे वाले से 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो जाएगी। मतलब सर इसकी एक्सिस ये वाली, जैसे ही तू आगे पहुंचा ये कितने डिग्री पे टिल्ट हो गया, 30 डिग्री पे। बिल्कुल सर। अब जैसे ही तू तीसरे पे पहुंचेगा तो तीसरे वाले की जो एक्सिस होगी वो दूसरे वाले की एक्सिस से कितना घूम चुकी होगी, 30 डिग्री। तो अगर मैं शुरू वाले की एक्सिस से यहां पे एंगल नेट देखूंगा तो वो कितनी हो जाएगी सर, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे हो जाएगा सब। अबे पहले गौर से सुन, 3 पोलराइजर है, हाँ सर 3 पोलराइजर है। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि सर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो हर पोलराइजर अपने जस्ट पीछे वाले पोलराइजर से उसकी जो एक्सिस है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन होती जा रही है, कि मतलब हर आगे वाले पोलराइजर की जो एक्सिस है वो अपने जस्ट पीछे वाले पोलराइजर की एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइन होती जा रही है। तो सर जैसे ही आगे बढ़ा दूसरे पोलराइजर की एक्सिस इससे 30 डिग्री पर, इससे आगे बढ़ा तो तीसरे वाले की पोलराइजर की जो एक्सिस है वो इससे 30 डिग्री पर, तो जो नेट होगा वो उसको मैंने लिख दिया 60 डिग्री। ठीक है सर। अब मैंने क्या बोला कि उसने, क्वेश्चन वाले ने पूछा कि देन कैलकुलेट द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द लास्ट पोलरॉइड, कि लास्ट पोलरॉइड से तेरे को कितनी इंटेंसिटी आती हुई दिखाई देगी। और उसने तेरे को इस प्रकार का डायग्राम दे दिया कि यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को तूने ऐसे और ऐसे तोड़ दिया सबको। ठीक है, और जो नेट इंटेंसिटी है वो I0 है। इसका मतलब ये कौन सी लाइट हो गई, अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। दूसरा, जैसे ये इससे पास करेगी यहां पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी, यहां पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, यहां पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, I0/2। कितनी हो जाएगी दोस्त सर, I0/2। क्यों? क्योंकि सर जब भी कभी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइजर से पास करती है जो इंटेंसिटी होती है वो आधी हो जाती है, तो इसका मतलब यहां पे जो इंटेंसिटी होगी I0/2। बिल्कुल सर। अब सर मेरे को यहां पर, अब इस पे इंटेंसिटी यहां पर कितनी मिलेगी मेरे को, जब ये इससे पास करेगा, जब ये जो एनर्जी है वो इससे पास करेगी, जो इंटेंसिटी है वो इससे पास करेगी, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सर इसके लिए तो हम लॉ ऑफ मालूस लगाएंगे, उसको मैं बोलूंगा I1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी की इंटेंसिटी इंसिडेंट कितनी हुई है मेरे दोस्त सर, I0/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर। और I0/2 और cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होता था सर, एंगल बिटवीन देयर एक्सिस, तो यहां पे कितना है 30 डिग्री। ठीक है भैया, ये वाली इंटेंसिटी अब यहां पर है। अब ये लास्ट वाले के लिए मैं बात करूं कि मेरे को यहां पर कितनी देखने को मिलेगी, तो सर सबसे पहले यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी उसको मैंने बोल दिया I2। ठीक है सर। अब यहां पर इंटेंसिटी इंसिडेंट कितनी हुई है, इस पर जो इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट कितनी हुई है, तू कहेगा कि सर जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई है वो तो ये वाली हुई है ना, तो इसका मतलब यहां पे तेरे को कौन सी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब
सर यहां पे भी तो आएगा ना कोई कॉस स्क्वायर का टर्म, लेकिन यहां पे कौन सा वाला थीटा लेंगे, यहां पर थीटा लेंगे इस वाले पोलराइजर की एक्सिस और इस वाले पोलराइजर की एक्सिस के बीच का एंगल लेंगे। मतलब अगर मैं यहां पे बनाऊं तो यहां पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर, ये तो था 30 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, और तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा सर 60 डिग्री। बेसिकली अपन एंगल कौन सा लेंगे सर, इन दोनों पोलराइजर की एक्सिस के बीच का, और वो कितना है 30 डिग्री। तो यहां पे कौन सा टर्म आएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बिल्कुल सर। तो अब यहां पे नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ले, I2 बराबर I0/2, ये कॉस स्क्वायर 30 और ये कॉस स्क्वायर 30, कॉस की पावर 4 30 डिग्री, विच इज बेसिकली I0/2, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, इसकी पावर 4। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे भाई, √3 की पावर 4 करेगा कितना हो गया 9, और 2 की पावर 4 करेगा कितना हो गया सर 16। तो ये टोटल इंटेंसिटी कितनी हो गई 9I0/32, और ये तेरा क्या निकल के आ गया I2, विच इज बेसिकली फाइनल इंटेंसिटी, जो कि तेरे को यहां पर देखने को मिलेगी। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब तेरे से यहां पे रेशियो पूछ लेगा कि मेरे को इनिशियल इंटेंसिटी और फाइनल इंटेंसिटी मेरे को यहां पर बता दो, इनका रेशियो बता दो कि फाइनल इंटेंसिटी और इनिशियल इंटेंसिटी का रेशियो बता दो। बिल्कुल सर, ठीक है। तो इस प्रकार से तेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है भैया, जल्दी से इसको नोट कर। is placed just before the point B. Then the new value of the R. ठीक है भैया, नोट कर लिया ये। अब मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन लिया है जो कि जेईई एडवांस 2024 में आया था। एक सेकंड, दिख रहा है सही से, एक सेकंड दिख रहा है, एक सेकंड इसका फोकस कर देता हूं मैं, एक सेकंड, रिमोट आपके पास ही। ठीक है भैया, तो अब मेरे हिसाब से नजर आ रहा होगा। तो उसने कहा कि अ पॉइंट सोर्स, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीख। उसने कहा कि अ पॉइंट सोर्स एस, की भैया यहां पर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है एस, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी हो वैसे वैसे चलता जा, ठीक है। अ पॉइंट सोर्स एस इमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट, उसने कहा कि अनपोलराइज्ड लाइट को इमिट कर रहा है ऑफ इंटेंसिटी इन, कि भैया अनपोलराइज्ड लाइट की कुछ भी इंटेंसिटी होगी वो हर दिशा में अपनी इंटेंसिटी को बिखेर रहा है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। अब उसने कहा कि किन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी पे, मतलब मान ले उसने कह दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे भाई बी है, ठीक है सर। अब उसने कहा द रेशियो आर बराबर, कि सर आर बराबर हमने डिफाइन किया है आई ए अपॉन में आई बी, जो कि किसका रेशियो है, द इंटेंसिटी द ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट इज 2, यानी कि सर आर बराबर आई ए अपॉन में आई बी विच इज बेसिकली 2। जब भी भैया ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो एक काम किया कर, सबसे पहले मान ले सर आई बी बराबर आई नॉट एंड आई ए बराबर 2I0। अब जब तू इनका रेशियो लेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है सर। तो अब अगर आगे बढ़े तो उसने कहा इफ अ सेट ऑफ 2 पोलरॉइड्स, अब उसने कहा कि दो पोलरॉइड्स का एक सेट है जिनकी जो एक्सिस के बीच का, अब उसने देख कैसे घुमाया लैंग्वेज में, जिनकी एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो उसने कितना दे दिया 45 डिग्री, और कहां पे रखा है जस्ट बिफोर द पॉइंट बी, कि सर उसने पॉइंट बी के जस्ट पहले रख दिया। देन द न्यू वैल्यू ऑफ द रेशियो आर। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, इधर सुन कैसे। अब उसने बोला कि जस्ट पॉइंट बी से पहले उसने दो पोलरॉइड्स का सेट रख दिया कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है सर।
ठीक है, मतलब एक पोलराइड का सेट ये हो गया और दूसरे पोलराइड का सेट ये हो गया। ठीक है सर, और उसमें उसने बना दिया, मतलब ये एक्सिस उसकी कुछ इस प्रकार से दे दी मान ले, ठीक है, और ये इस वाले की एक्सिस। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा कि अब मेरे को अब बता दो कि नए रेशियो आर की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मेरी बात सुन, अपन शुरू में बात करते हैं। तो शुरू में मान ले कि जब ये पोलराइड नहीं थे तो मान ले ए पे कितनी इंटेंसिटी थी 2I0 और बी पे कितनी इंटेंसिटी थी I0। लेकिन अब मेरे को एक बात बता, अब बी से पहले रखा है, ए से पहले तो नहीं रखा, तो इसका मतलब ए पे तो अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी रहेगी, कितनी 2I0। बिल्कुल सर, इसका मतलब 2I0 वाली सारी की सारी इंटेंसिटी सबसे पहले इससे पास करेगी। इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं। लेकिन क्या ये जो 2I0 वाली लाइट है, क्या ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी? यहां से देख सकता है, क्या ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी? बिल्कुल सर। और जब भी कभी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पास करती है तो भैया वहां पे क्या होता है, इंटेंसिटी आधी हो जाती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे तेरे को इंटेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी सर? I0। लेकिन उसने भैया साथ में देख क्या कहा कि जो दोनों पोलराइजर है वो इस प्रकार से रखे हुए हैं कि उनके एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना है मेरे भाई, 45 डिग्री। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसकी एक्सिस ये थी तो भैया इसकी एक्सिस ये हो जाएगी। ठीक है, और अगर 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 तू यहां पे देखे, अगर तू यहां पे देखे तो ये कुछ इस प्रकार से, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 45 डिग्री। तो अब उसने बोला कि सबसे पहले तेरे को यहां पे इंटेंसिटी पता लगानी पड़ेगी, तभी तो तू रेशियो आर निकाल पाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या इंटेंसिटी होगी? तू बोलेगा सर आई डैश बराबर इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी मिल रही होगी, I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब I0 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर विच इज बेसिकली I0/2। ठीक है भैया, इतनी चीजें आगे समझ में। इसका मतलब सर अब इस बार B पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/2। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं कि भैया क्या होगा। अब उसने बोला कि रेशियो आर क्या होगा, नया रेशियो, उसको मैं आर डैश से बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, IA अपॉन में IB। तो इसका मतलब अब क्या बोलेगा सर, IA पे तो 2I0 ही थी, डिवाइडेड बाय सर IB पे I0/2 हो गई, विच इज बेसिकली 4I0 अपॉन में I0। और ये I0 कैंसिल हो गया तो ये क्या निकल के आया, 4। तो इसका मतलब अब जो नया रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया मेरे भाई, 4। ठीक है, तो इतनी चीजें आगे समझ में। अब तो भैया यहीं पे ये पोलराइजेशन तेरा इतना ही पार्ट था। अब इससे रिलेटेड जो भी जेई मेंस में क्वेश्चन आए होंगे, जेई एडवांस में क्वेश्चन आए होंगे, वो अपन जब PYQ सेशन में लूंगा, जो इससे अगली वाली वीडियो आने वाली है उसमें अपन उठा लेंगे, एक भी क्वेश्चन अपन छोड़ने वाले नहीं है। अब यहां पे कुछ एक डेफिनेशंस है, कुछ एक डेफिनेशंस है, ये भैया तू रीडिंग ले लेना, ये तू रीडिंग ले लेना। ठीक है, कि कैसे सर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो भैया बस इसको एक बार रीडिंग ले लेना, ज्यादा मतलब सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तो इसका एनिमेशन दिखाऊं, एक सेकंड, अगर मैं तेरे को इसका एनिमेशन दिखाऊं, एक सेकंड। ठीक है भैया, अब अगर मैं तेरे को इसका एनिमेशन तो दिखाऊं तो इस प्रकार से इधर देख कि मान ले ये अनपोलराइज लाइट है, इसमें देख इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। बिल्कुल सर, और ये किससे पास किए, पोलराइजर से, पोलराइजर से पास किए। तो भैया इसने क्या किया, इसकी एक्सिस के जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे केवल और केवल उनको पास होने दिया। और अब जब ये इससे पास करी तो भैया मेरी बात सुन, मैंने बोला कि मान ले यहां पर जो इंटेंसिटी थी, यहां पर जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी मेरे भाई, ऐसे समझ जाना यार। मान ले यहां पे इंटेंसिटी थी I0 अनपोलराइज लाइट की, किससे पास की, पोलराइजर से। तो यहां पे कितनी हो जाएगी, I0/2। तो इसका मतलब जैसे ये I0/2 इससे पास करेगी, इसकी एक्सिस भी इन्हीं वेक्टर्स के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे वेक्टर्स को तेरे को यहां पे पास कर देगा और यहां पे तेरे को वही इंटेंसिटी देखने को मिल जाएगी। अब कैसे, मैं इसको प्ले करता हूं, इधर देख, मैं इसको प्ले करता हूं। ठीक है, इधर देख, ये सारी की सारी अनपोलराइज लाइट आई,
इस स्लिट से पास करी, इस पोलराइजर से पास करी, तो इसने क्या किया, इसकी एक्सिस के पैरेलल वाले वेक्टर्स को क्या कर दिया, इससे पास होने दिया, और तूने इसको भी इसी प्रकार से रखा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी इंटेंसिटी को बाहर आने देगा। लेकिन अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इसको इस प्रकार से रोटेट कर दिया, मतलब 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब देख क्या दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो गई, और जब दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो गई तो क्या हुआ भैया, इसने कोई भी इंटेंसिटी को बाहर आने नहीं दिया और सारी की सारी एनर्जी को क्या कर दिया मेरे भाई, ब्लॉक कर दिया, और तेरे को यहां पे क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। बात आ रही है समझ में, तेरे को यहां पे क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। अब तू किसी दूसरे एंगल पे कर ले तो उस हिसाब से इंटेंसिटी तेरे को वेरी करेगी, जो तू निकाल सकता है किससे, लॉ ऑफ मालूस से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और आती है सर यहां पे कि सर ब्रूस्टर्स लॉ और आता है, एक यहां पे आता है ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, ब्रूस्टर्स लॉ भी भैया 5 मिनट का है। ब्रूस्टर्स लॉ के मुताबिक कि जब भी कभी तेरे को पता होगा कि रियल लाइफ में लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। बिल्कुल सर, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान ले ये तेरे पास कोई भी एक बाउंड्री है, बिल्कुल सर कोई भी एक बाउंड्री है, तो मैंने बोला कि मान ले यहां से तूने कोई लाइट इंसिडेंट करवाई इसके ऊपर, यहां से तूने कोई लाइट इंसिडेंट करवाई ऐसे, ठीक है सर, इस प्रकार से तूने इंसिडेंट कराई, मैंने बोल दिया ठीक है सर, ये आई, और मैंने बोला कि इसने इसके नॉर्मल के साथ मान ले आई एंगल बनाया। तो भैया रियल लाइफ में क्या होता है कि ये जो भी लाइट आई है इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। मतलब इसकी एनर्जी का जो कुछ पार्ट है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जो कुछ पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, मान ले इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, इस प्रकार से इसका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी एंगल आई हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा इस तरीके से। मैंने बोल दिया कि ये जो भी मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने बोल दिया म्यू, और ये मैंने बोला भाई क्या, एयर, ये मैंने क्या बोला, एयर, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये वाला जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा स्मॉल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपन 10th क्लास में पढ़ते थे ना स्नेल्स लॉ, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, वही तो है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भैया कुछ पार्ट कहां पे चला गया, रिफ्लेक्शन में, और कुछ पार्ट कहां पे आ गया, रिफ्रैक्शन में। अब मेरी बात सुन, क्योंकि हमें पता है सर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर होंगे और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर होंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर को कुछ इस प्रकार से दिखाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो भैया यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जब भी कभी लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, उसका पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। तो भैया वहां पे जो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है, मतलब पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है ऐसे। अगर मैं ऐसा बोलूं, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे, ऐसे 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 ऐसे, तो अब यहां पर तेरे को क्या देखने को मिलेगा, यहां पे कुछ इस प्रकार से तेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और सेम तेरे को यहां पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। सर ये क्या हो गई, ये हो गई सर पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। लेकिन अब ब्रूस्टर साहब ने क्या कहा, ब्रूस्टर साहब ने कहा कि अगर मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करूं और इसकी एक कॉपी बनाऊं यहां पर, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं क्या कर दूं, कैसे भी करके इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं 90 कर दूं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। मतलब ये सारी की सारी पोलराइज्ड हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है,
ये क्या हो जाएगी मेरे भाई, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये किस एंगल पे मैं इस लाइट को इंसिडेंट करवाऊं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 हो जाए, ये हमें कैसे पता लगा? तो भैया इसी के लिए जब हमने स्नेल्स लॉ की मदद ली, बाय स्नेल्स लॉ, मैंने बोल दिया भैया मान ले कि इसको मैं कोई दूसरा एंगल बोल देता हूं, इसको मैं कोई दूसरा एंगल बोल दूं थीटा, ठीक है सर, इसको मैं कोई दूसरा एंगल बोल दूं थीटा, ठीक है सर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है मेरे भाई, स्नेल्स लॉ कहता है सर μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। बिल्कुल सर, सर यहां पे μ1 कौन सा है, जहां से इंसिडेंट लाइट आई है, तो इसका मतलब यहां पर इंसिडेंट लाइट कौन से मीडियम से आई है सर, एयर से, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई कितने एंगल पे आई है, मैंने बोल दिया मान ले थीटा पे, ठीक है। अब μ2 को मैंने म्यू ले रखा है मान ले, अब साइन आर। अब मेरी बात सुन, यहां पे एंगल आर की जो वैल्यू है क्या तेरे को साफ साफ नजर आ रही है, कैसे लिखेगा? अगर मैं ऐसा बोलूं एंगल आर प्लस एंगल थीटा प्लस 90 बराबर 180, क्यों? इधर गौर से देख, थीटा प्लस 90 प्लस एंगल आर, क्या तेरे को 180 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल सर। और अगर तेरे को 180 डिग्री दिखाई दे रहा है तो क्या यहां से ये कट जाएगा? बिल्कुल सर कट जाएगा। और यहां से क्या आएगा, एंगल आर प्लस एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री, और एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और जब तू एंगल आर की वैल्यू यहां पे उठा के रखेगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज बेसिकली कॉस थीटा। और जब तू यहां से टेन थीटा निकालेगा तो टेन थीटा बराबर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, म्यू, विच इज बेसिकली यही कंडीशन है क्या कि जब तू रिफ्लेक्शन के जरिए पोलराइजेशन की प्रोसेस को करवा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, इसी को क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है उस एंगल को अपन बोलते हैं भाई क्या, ब्रूस्टर्स एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन बेसिकली थीटा बी से। अब जब तू थीटा बी की वैल्यू यहां से लिखेगा तो क्या आएगी, tan इनवर्स म्यू, क्या आएगी मेरे भाई, tan इनवर्स म्यू, वेयर थीटा बी इज ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। अब अगर तेरे से कोई पूछे कि भैया मैं कितने एंगल पे इंसिडेंट करवा दूं रे ऑफ लाइट को कि भैया जो रिफ्लेक्टेड लाइट हो वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए, तो बोलना कि ब्रूस्टर एंगल पे करवा दो, और ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स म्यू, की मेरे को उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता दो। लेकिन याद रखना ये कहानी कब है, जब ये इंसिडेंट लाइट जिस मीडियम से आ रही है वो क्या हो, एयर हो। अगर कोई दूसरा मीडियम दे दे तो भैया स्नेल्स लॉ लगा देना, वहां से वैल्यू तेरे को पता चल जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि उसने कहा कि कैसे भी करके आप इन दोनों रेस को क्या करवा दो, परपेंडिकुलर करवा दो। बात आ रही है समझ में? अब इसमें एक चीज और होती है, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, वो अपने सिलेबस में नहीं है बेसिकली। अगर तेरे को पढ़ना हो तो भैया एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है, उस पर बेसिकली कोई सवाल आया तो वैसे है नहीं। अब ये था तेरा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब एक चीज और डिफ्रैक्शन वाली पार्ट में रह गई थी कि सर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, अगर मैं ऐसा बोलूं, हमने वहां पे एक स्लिट ली थी, अगर मैं उसको सर्कुलर अपर्चर बना दूं तो इस प्रकार का, जिसका डायामीटर b है, तब मेरे को बता दो कि वहां पर मेरे को फर्स्ट डार्क रिंग कैसे दिखाई देगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया भैया, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार तो इसकी रीडिंग ले लेना कि द मैथमेटिकल एनालिसिस शोज दैट द फर्स्ट डार्क रिंग इज फॉर्म्ड बाय द लाइट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द होल, कि इस होल से जो लाइट डिफ्रैक्ट हुई है उसकी वजह से तेरे को पहली जो डार्क रिंग होगी वो कैसे दिखाई देगी, किस एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई हो, जब वो थीटा पे, तो साइन थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बाई बी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, और बी क्या होगा, इस होल का डायामीटर, ठीक है सर। ये कैपिटल डी क्या है, इस वाली शीट और इस स्क्रीन के बीच का गैप, ठीक है। द रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क, अब जो ये डिस्क बनेगी इसका जो रेडियस होगा, रेडियस मतलब सेंटर से इसकी दूरी, वो कैसे देगा तू, आर बराबर 1.22 लैम्डा डी बाई बी। अबे वहां पे क्या लिखा था, वहां पे y की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा डी बाई ए, यही आई थी। तो बस
यहां पे तू 1.22 और लगा दे। रेडियस का मतलब क्या हो गया, अबे एक तरीके से y की वैल्यू तो दे रहा है ना सेंटर से, तो इसका मतलब ये वाली चीज है। अब द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द होल कन्वर्ज्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस एट द स्क्रीन। अब अगर मान ले, अब अगर मान ले यहां पर वो कोई कन्वेक्स लेंस लगा दे, कन्वेक्स लेंस रख दे इनके बीच में, तो भैया कन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज ही तो करता है फोकस पे। तो भैया अगर वो तेरे से बोल दे कि वो किस पॉइंट पे फोकस होगी, तो तू कह देगा कि उसकी फोकल लेंथ पे तो फोकस होगी, फोकल लेंथ पे तो फोकस होगी। तो इसका मतलब अगर वो तेरे से यहां पे स्मॉल डी, ये कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो ना देके वो तेरे को कह दे कि यहां पे तूने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया, तो कन्वेक्स लेंस देने का मतलब क्या हो गया कि वो फोकस भी तो कन्वर्ज करवा रहा है। तो इसका मतलब वहां पे वो तेरे को कैपिटल डी देने इनडायरेक्टली नहीं दे, मतलब डायरेक्टली नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली दे रहा है। तो भैया वहां पे तू कैपिटल डी की जगह कौन सी वैल्यू यूज करेगा, उस लेंस की फोकल लेंथ की। तो वो कितनी आएगी, द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द होल इज कन्वर्ज्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस एट द स्क्रीन प्लेस्ड एट द फोकल प्लेन। फोकल प्लेन में मतलब वो जो स्क्रीन है, मतलब वो उसके फोकल प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। तो ऑफ दिस लेंस देन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1.22 लैम्डा एफ बाय बी, वेयर एफ इज इक्विवेलेंट टू डी। बात आई समझ में। यही सब अपन YDSC में कर लेते हैं कि YDSC में अगर वो कन्वेक्स लेंस दे दे तो वहां पे बस कैपिटल डी की जगह क्या कर देगा, उसकी फोकल लेंथ कर देगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर। तो भैया इसी के साथ ये अपना पोलराइजेशन वाला पार्ट क्या हो गया मेरे भाई, कंप्लीट हो गया, सारी कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है सर। अब बचते हैं सर इसके PYQ सेशन। PYQ सेशन वाली वीडियो कल तेरी अपलोड हो जाएगी, कल मिल जाएगी तेरे को, ठीक है। उसमें मैंने कम से कम भैया 100 से ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, मैं कुछ मैं डिस्कस करूंगा, बाकी मैं तेरे को करने के लिए दूंगा, ठीक है सर। तो भैया इसी के साथ अपना ये वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर क्या हो गया भाई, अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब आपका काम यह है कि भैया आपको सारी वीडियोस देखनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करनी है, ठीक है भैया। तो इसी के साथ एक सेकेंड, ठीक है भैया। तो भैया इसी के साथ अपना ये वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो भैया तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया कमेंट में अपना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि आपका यही प्यार मेरे को मोटिवेशन देता है कि भैया मैं आगे और भी नई नई चीजें आपके लिए लाता रहूं, ठीक है भैया। तो इसी के साथ चलते हैं, तब तक के लिए भैया आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। आपका भैया दिन मंगलमय हो और आप मस्ती से पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय।